Good morning class, this is your SST video. गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आपको एसएसटी का 15 चैप्टर पर्यावरण का हाश समझाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में बेटा पर्यावरण के बारे में बताया गया। पर्यावरण क्या होता है? जो आसपास का हमारा वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, पर्या प्लस आवरण। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। जीवधारियों एवं पेड़ पौधों के लिए भूमि, जल, वायु की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन के लिए हमें भूमि, जल और वायु की आवश्यकता होती है। जिन परिस्थितियों में विभिन्न जीवधारी व पेड़ पौधे रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। मानव क्रिया एवं पर्यावरण। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। कभी कभी ये परिवर्तन पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज ऊर्जा से अधिक प्रयोग में वायु प्रदूषण होता है। बेटा हम अपनी सुविधा के लिए काफी प्रयोग करते हैं, खनिज ऊर्जा को अधिक प्रयोग में लाते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। आप सभी जानते हैं कि वाहनों से, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। खनन क्रिया के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि का ह्रास होता है। खनन क्रिया होती है तो आसपास के क्षेत्र में भूमि का ह्रास होता है। जनसंख्या की वृद्धि भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो बेटा रहने के लिए जगह चाहिए, है ना, और जब रहने के लिए जगह चाहिए, फिर उसको व्यवसाय करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। उनके पास वाहन होंगे, जितनी जनसंख्या होगी उतना ही वाहन बढ़ेगा, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। हम जानते हैं कि प्रकृति ने जो संसाधन हमें दिए हैं उनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे सभी प्रकार के खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा भूमि से ही सीमित है। नवकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये भी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। बेटा जल है, मृदा है या प्राकृतिक वनस्पति हमें सावधानी से प्रयोग में करनी चाहिए क्योंकि यह पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के जलाने के लिए वनों में लकड़ी काटना पेड़ों का दुरुपयोग है। अब हम अपना घर में खाना बनाने के लिए पहले के टाइम पर क्या होता था कि लकड़ियों को काटकर खाना बनाया जाता था। ठीक है, और आज भी है काफी जगह पर कि जहां पर लकड़ियां काटकर ही खाना बनाया जाता है। खेती को गलत तरीके से अपनाना मृदा का दुरुपयोग है। हम क्या करते हैं कि अपनी खेती बाड़ी खूब ज्यादा हो, जगह खूब सारी होनी चाहिए, चाहे हम उस पर खेती करें या ना करें, लेकिन जमीन लेके डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे भी मृदा का दुरुपयोग होता है। जल का भी हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु इसकी मात्रा सीमित है। बेटा हम पानी खूब बहाते हैं। आप सभी जानते हैं कि पानी खूब बहाया जाता है। एक बाल्टी की अगर आपको जरूरत है तो आप 2 बाल्टी पानी वेस्ट करते हैं। तो ये सभी कर रहे हैं, तो पानी का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, इसमें यही समझाया कि आप जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सीमित मात्रा में ही यूज किया जाए। ठीक है, खनिज व ऊर्जा संसाधन का ह्रास। खनिज एवं ऊर्जा के अधिकतर संसाधन अनवकरणीय होते हैं। औद्योगिक उन्नति के लिए खनिज एवं ऊर्जा के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। खनिजों के ज्ञात भंडार एवं उनके उपयोग के आधार पर विभिन्न धात्विक अयस्कों का जीवन काल निश्चित है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम 330 वर्ष, लोहा 120, निकिल 75, क्रोमिक 75 वर्ष, मैग्नीज 70, तांबा 65 तथा कोबाल्ट 50 वर्ष, प्लेटिनम 45 वर्ष, सोना 30 वर्ष, जस्ता 30 वर्ष और सीसा 20 वर्ष आदि का जीवन काल निश्चित होता है। इनके विवेकपूर्ण उपयोग खनिजों की आयु में वृद्धि और पुनर्चक्रण आदि के द्वारा संभव है। ऐसा करने से खनिज भावी पीढ़ियों को भी मिल सके वरन ये समाप्त हो जाएगा। अगर हम इन्हें सही सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, वन एवं जंगली जीव जंतु। अब भूमि के लगभग 1/3 भाग पर वन है, परंतु एक समय था जब भूमि का लगभग इससे दुगना भाग वन ही थे। जब ज्यादा दुगने वन ही थे। वनों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्र कम होने का मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि है। बेटा जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो हम रहने के लिए जगह देखेंगे और हम
वनों को काटते जा रहे हैं अपनी रहने की जगह के लिए, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि के कारण जंगलों को साफ करके भूमि का प्रयोग खेती करने, मकान बनाने तथा सड़क एवं रेल मार्ग बनाने के लिए किया जा रहा है। वनों का अंधाधुंध कटाई के कारण वनों का हश्र हो रहा है, कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। इसी प्रकार जैसे भारतीय गैंडों एवं बाघों की संख्या कम हो रही है, मांसाहारी पशुओं की कमी से शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा शाकाहारी पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से चारागाहों का हश्र होगा। इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मांसाहारी पशु कम मिल रहे हैं, आपने देखा शेर, बाघ ये सब कम होते जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, जो शाकाहारी पशु हैं वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो संतुलन बनाने के लिए मांसाहारी पशु भी जरूरी हैं। मृदा संसाधन, अर्थात मिट्टी का एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी पौधे उगाए जाते हैं। अतः मृदा मनुष्य व पशुओं हेतु भोजन प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य है। प्रकृति वनस्पति आवरण रखने में क्षेत्रों में आमतौर पर दोनों प्रक्रियाओं के बीच एक साम्य अर्थात संतुलन कायम रहता है। इस प्रकार के साम्य में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि मृदा के अपक्षय को दर को बढ़ा दिए जाने की प्रवृत्ति करती है। इस दशा को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपक्षय के कारण अंधाधुंध मानवीय कार्यकलाप जैसे निवानीकरण, भूमि की अधिक सिंचाई, अधिक जुताई, खनन कार्य, भवनों व परिवहन मार्गों का निर्माण। बेटा आज आप देख रहे हैं कि अंधाधुंध मानवीय कार्यकलाप हो रहे हैं, नई चीजें बनाई जा रही हैं, भूमि की अधिक चराई हो रही है, जुताई भी अधिक हो रही है, खनन कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भवनों का और परिवहनों का मार्गों का निर्माण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। इससे मृदा संसाधन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जल संसाधन प्रयोग हम खेती में, परिवहन में, घरेलू कार्यों में करते हैं। भारत में कुल जल का 90% भाग खेती में प्रयोग होता है। बेटा भारत में कुल जल का लगभग 90% भाग खेती में ही प्रयोग होता है। जनसंख्या की वृद्धि, कृषि के विकास व उद्योगों के विकास के कारण जल की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जितना जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उतना ही पानी की जरूरत ज्यादा हो रही है। भूमिगत जल तो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि जितने भूमिगत जल का निर्माण होता है इससे कहीं और अधिक हम कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेलों द्वारा भूमि से निकाल रहे हैं। बेटा जितना पानी अंदर जाता जा रहा है उससे ज्यादा तो आप देख रहे हैं कि आजकल हर किसी के घर में समरसेबल्स लगे हुए हैं, हैंडपंप है, जगह जगह कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं। तो इससे पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि जितना पानी बाहर आएगा, बारिश हो नहीं रही है, कम होती है। जिस तरीके से पहले बारिश होती थी उस तरीके से बारिश अब नहीं होती है। नदियों के जल का भी हम सिंचाई आदि के लिए अधिक प्रयोग करें, सिंचाई के लिए भी हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। पहले बारिश होती थी तो सिंचाई अधिकतर उससे हो जाया करती थी, तो नमी रहती थी, लेकिन अब क्या होता है, जल का प्रयोग ज्यादा हो। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ जाना। जिन तत्वों से प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण से हमारा तात्पर्य भूमि, जल और वायु के प्रदूषण से है। भूमि प्रदूषण, कूड़ा कचरा फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। ये कचरा मकानों, व्यापारिक केंद्रों व उद्योगों से निकलता है। कीटनाशक, पीड़ानाशकों के निर्माण से जल प्रयुक्त विषैले रासायनिक पदार्थ से भूमि की गुणवत्ता को हानि पहुंचती है एवं मानव शरीर में पहुंचकर इस स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है। कीटनाशक भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण भी होता है। ये प्रदूषक फसलों से मिल जाते हैं जो मानव एवं पशु द्वारा जो मानव एवं पशु इसका प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़े में सड़ान आती है, इससे भी प्रदूषण फैलता है, कीड़े पैदा होते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण घरों और उद्योग गृहों में अप्रभावित जल से होता है। नदियों को प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर कहलाता है, जो कि कारखानों के विषैले अपशिष्ट पदार्थों का बहिर्स्राव, कीटनाशी, कीटों को मारने वाला प्रयुक्त रसायन और खरपतवारनाशी। समुद्र का प्रदूषण एक गंभीर कारण है। तेल समुद्र के जल पर एक तह बना लेता है, जिससे पक्षी, जलीय वनस्पति व जलीय जीव जंतु मर जाते हैं और तटों पर फैलकर उसे गंदा करता है। अधिकतर पवित्र नदियां अब नगर की नालियों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषक को इतनी अधिक मात्रा में साफ करने की स्थिति में भी नहीं रह रही हैं।
बेटा दिल्ली में आप जाकर देखिएगा तो जमुना जी के अंदर इस तरीके से झाग निकलते हैं, जैसे लगता है कि जैसे कि मतलब उसी के अंदर वॉशिंग पाउडर मिला दिया है। इतना प्रदूषण है, जल प्रदूषण बहुत ही ज्यादा। ठीक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों व वाहनों में निकलने हुए हानिकारक तत्व हैं जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे सांस संबंधी रोग हो जाते हैं। बेटा वायु प्रदूषण आज इतना हो गया है कि वाहनों से निकलेगा ये जो धुआं होता है उसमें हम सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। अभी दिल्ली में काफी प्रदूषण फैला था जिससे कि सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। वायुमंडल की ओजोन परत जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, वायु प्रदूषण से उसका रिक्तीकरण हो रहा है। वायु प्रदूषण से हमारे नेत्र व त्वचा प्रभावित होती है। बेटा जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, उससे हमारी त्वचा, हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। इससे हमारी आंखों में मतलब आजकल की जो रोशनी है आंखों की वो बहुत जल्दी खत्म होने लगी है, वीक हो गई है। ठीक है, ये सब प्रदूषण का ही कारण है कि बीमारियां इतनी लगी हुई हैं शरीर को, ये सब प्रदूषण ही है। पर्यावरण के ह्रास को नियंत्रित करने के उपाय। बेटा कुछ पर्यावरण को ह्रास को जो नियंत्रित भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। कृषि व औद्योगिक कूड़े कचरे को पुनः प्रयोग करना, इस कूड़े कचरे से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अनवरकरणीय संसाधनों के स्थान पर जितना अधिक संभव हो नवीनीकरण संसाधन का प्रयोग करना। वाहनों से प्रयोग होने वाले पेट्रोल से हानिकारक गैस निकालकर उसका प्रयोग करना। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों जैसे कोयला, खनिज आदि के स्थानों पर गैर परंपरागत स्रोतों से जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्रयोग करना। बेटा ये मैंने चैप्टर आपको पर्यावरण का हास्य समझा दिया है। अब मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, तो आप सभी अपने बच्चे अपनी कॉपी में करें। ठीक है।